नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, 2020 का साल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। महामारी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो स्टेप्स उठाए गए, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन, इन्होंने इकोनॉमी की सिचुएशन पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट डाला, यानी कि बुरा असर डाला। 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय डिक्लाइन हुई बाय 23.9%, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में रही -23.9%। और सेकेंड क्वार्टर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही -7.5%। अब देखो, करंट साल ख़त्म होने को आया है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने में 3 और महीने बाकी हैं। तो राइटर सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि 2020-21 में, यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है। राइटर ने D.K. श्रीवास्तव के साथ मिलके, सी रंगाराजन ने ये आर्टिकल लिखा है और सी रंगाराजन एंड D.K. श्रीवास्तव ने मिलके एक एस्टिमेट लगाया। अगर देखो क्वार्टर 4 में भी, यानी जनवरी से लेके मार्च के बीच का जो क्वार्टर है, इसमें भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहती है तो फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2020-21 में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो -6 से लेके -7% तक रह सकती है। बट ये इंश्योर करने के लिए कि लास्ट क्वार्टर में देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहे, सरकार को काफ़ी अपना जो एक्सपेंडिचर है उसे इंक्रीज करना होगा। काफ़ी सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इशारा करते हैं प्राइवेट सेक्टर ने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ की हैं। जैसे GST का जो कलेक्शन है वो बढ़ा है लॉकडाउन हटने के बाद। कोल, स्टील, सीमेंट, इन सेक्टर्स की जो आउटपुट है वो इम्प्रूव हुई है। और अक्टूबर 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। हालांकि देखो, कुछ सेक्टर्स अभी भी रिवाइव नहीं हो सके हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे होटल्स, टूरिज्म, ये सब। इसके बाद देखो, राइटर ये बोलते हैं 2021-2022 में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हर हाल में 8% होनी चाहिए। तब जाकर हम उस लेवल पर आएंगे इकोनॉमी के जो कि महामारी आने से पहले था। यानी मार्च से पहले इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, करंट फाइनेंशियल ईयर के मार्च से पहले, यानी कोविड-19 की महामारी से पहले, उस लेवल पर हम तब आएंगे जब अगले साल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8% रहेगी। कैसे? क्योंकि देखो, इस जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021 का, इसमें हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी -6 से लेके -7%, -8% आप मान लीजिए। तो अगले साल यानी 2021-22 में 8% पॉजिटिवली अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट -8% और अगले साल कितनी? सिंपली 8%। दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे वहीं जो सिचुएशन महामारी आने से पहले थी। बट देखो, ये तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट आगे डिटेल में भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं 2021-22 में विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, 2021-22 में एकदम से ग्लोबल इन्वायरमेंट फॉर ट्रेड तो इम्प्रूव होने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 एकदम से ख़त्म हो जाएगा। अभी भी कल की न्यूज़ है कि यूके में कोविड-19 के वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है, जिस वजह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूके के नेशनल्स के लिए अपने जो बॉर्डर हैं वो बंद कर दिए हैं। हालांकि वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन बावजूद उसके महामारी एकदम से ख़त्म नहीं होगी। राइटर सजेस्ट करते हैं, देखो, ट्रेड को लेके जो ग्लोबल एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। कोविड-19 की महामारी आने के बाद कई सारे देशों ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए। उन्होंने पॉलिसीज अपनाई कि हम जो हमें चाहिए वो खुद से ही प्रोड्यूस करेंगे और बहुत कम हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे। ऐसी
प्रोटेक्टिव पॉलिसीज बहुत सारे देशों ने अपनाई, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन देखो, राइटर के अनुसार इससे ग्रोथ जो है उस पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है कि हमारा एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो बट हम इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे। अगर देखो सभी देश ऐसे सोचेंगे तो फिर तो सभी देश अपना अपना बॉर्डर बंद ही कर देंगे ना इंपोर्ट के लिए, तो फिर एक्सपोर्ट करेगा कौन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ना सिर्फ कंजम्पशन ड्रिवन होनी चाहिए बल्कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी डेवलपिंग इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन रहती है तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहती है। यहाँ पर हम थोड़े से बेसिक्स डिस्कस करते हैं। देखो, या तो किसी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल चाइना एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है और इससे चाइना को बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है। चाइना की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के जो पहिए हैं वो घूमते रहते हैं, इसीलिए चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट भी करके रखता है ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, जबकि दूसरी तरफ यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन है। यूएसए की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ज़्यादा रहती है क्योंकि यूएसए में कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आपने सोसाइटी में भी ये पढ़ा होगा कि यूएसए में कंज्यूमरिज्म का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यूएसए की सोसाइटी का और इंडिया की सोसाइटी का आपस में कंपैरिजन। देखो, हमारे देश में जनरली कोई लोन लेता है घर बनाने के लिए, शादी के लिए, मतलब लाइफ की किसी बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए। बट यूएसए में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो इवन लोन लेते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, और वो इसे गलत भी नहीं मानते। कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है यूएसए में, इसी वजह से बड़े बड़े वॉलमार्ट के जो शोरूम्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन है और चाइना की एक्सपोर्ट ड्रिवन। और इंडिया की इकोनॉमी कैसे है? देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो मेनली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होती है, तभी तो हमारे देश की जो सरकारें हैं वो एफडीआई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं, रिफॉर्म्स लेके आती हैं अलग अलग तरह की। जैसे करंट गवर्नमेंट का फोकस भी काफ़ी ज़्यादा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने पर, ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। सरकार लेबर रिफॉर्म्स भी लेके आई हैं, नए फार्मूलाज भी लेके आई हैं ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाई जा सके। और राइटर यही कहते हैं 2021-22 में हो सकता है एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बट आज तक कभी भी हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से। हमारे देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो एक्सपोर्ट ड्रिवन तो हमारे देश की इकोनॉमी है नहीं। हाँ, कंट्रीब्यूशन जरूर है एक्सपोर्ट का देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट में, लेकिन एक्सपोर्ट का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ये नहीं कह सकते। तो राइटर ये कहते हैं ग्रोथ हमारे देश की इकोनॉमी की जो है वो ना सिर्फ कंजप्शन ड्रिवन होनी चाहिए बल्कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन भी होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात की जाती है जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रही है 2020-21 में और कैसी रह सकती है 2021-22 में। देखो, 2020-21 में मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा एकोमोडेटिव रही। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे इजी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो खराब हुई है उसे इंप्रूव किया जा सके, उसे बूस्ट किया जा सके। तो 2020-21 में जो मॉनेटरी पॉलिसी रही उसके मेनली 3 फीचर्स हैं। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स जैसे रेपो रेट, दूसरा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, यानी आरबीआई की तरफ से कोशिश की गई कि मार्केट में लिक्विडिटी को बूस्ट किया जाए, और सबसे लास्ट में है रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे कि लोन की पेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया आरबीआई ने। तो ये 3 फीचर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो कि देखने को मिले 2020-21 में, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी 2020-21 में एकोमोडेटिव रही। लेकिन देखो, जैसा आपको पता है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आती है, कैश का फ्लो ज़्यादा होता है, तो इससे इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा भी रहता है। तो 2021-22 में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर आरबीआई के पास स्कोप कम होगा लगातार एकोमोडेटिव
मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाने का, फिर इंटरेस्ट रेट्स को टाइट करना पड़ेगा और मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने का जो स्कोप है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। 2020-21 में फिस्कल पॉलिसी कैसी रही और अगले साल फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। देखो, जैसी सिचुएशन हम आज के समय में फेस कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में या फिर दूसरी सर्विसेज में। बट सरकार ने इन सेक्टर्स में अपना जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं इंक्रीज किया है। 2020-21 के सेकेंड क्वार्टर में इन सेक्टर्स में बल्कि एक्सपेंडिचर कम हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है। तो इसीलिए राइटर ये कहते हैं, पहले हमने ये अनुमान लगाया था कि इस साल इंडिया की इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट 8% रह सकता है, क्योंकि उम्मीद ये थी सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी सॉरी, बट सरकार ने तो खर्चा किया ही नहीं, यानी फिस्कल डेफिसिट 8% के बजाय 6% रह सकता है। जबकि देखो, ऐसी सिचुएशन में जब आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उम्मीद की जाती है कि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन इकोनॉमी कम से कम रिवाइव कर जाए, मतलब सरकार खर्चा ज़्यादा करे। तो 2021-22 में सरकार एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस उस समय तक सारी हट जाएंगी और रेवेन्यू भी सरकार को ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि इस साल तो रेवेन्यू भी सरकार को कम प्राप्त हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा इन्वेस्टमेंट रेट से संबंधित बोला जाता है। देखो, पिछले 10 सालों में इन्वेस्टमेंट रेट कम हुई है। 2018-19 में इन्वेस्टमेंट रेट थी 32.2%, जबकि 2021-22 में इन्वेस्टमेंट रेट थी 38.9%। हालांकि सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। बट देखो, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट जो है ना सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स बल्कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि सोशल हार्मनी। देश में सोशल हार्मनी अच्छी हो, विभिन्न कम्युनिटीज़ के लोग मिलजुल के रहते हों, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। इवन देखो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लेके आई है, जैसे लेबर रिफॉर्म्स, नए फार्म लॉज। बट देखो, सरकार जैसे रिफॉर्म्स लेके आई, उससे एक बात ये जाहिर होती है कि रिफॉर्म्स लाने से पहले टाइमिंग भी देखना जरूरी है, कंसेंसस भी बनाना जरूरी है। कैसे आप रिफॉर्म्स लेके आते हो, यानी पहले कौन सा कानून लेके आते हो, उसके बाद कौन सा कानून लेके आते हो, यानी सीक्वेंसिंग भी जरूरी है। बट सरकार ने रिफॉर्म्स लाते वक्त इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, सहमति बनाने की नहीं सोची, सीक्वेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया कि पहले कौन सा कानून आना चाहिए, उसके बाद कौन सा आना चाहिए। और राइटर के अनुसार टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। लेबर रिफॉर्म्स तब आने चाहिए जब इकोनॉमी अप स्विंग पे हो, यानी इकोनॉमी ग्रोथ रेट बढ़ रही हो। बट सरकार ऐसे समय पर लेबर रिफॉर्म्स लेके आई जब इकोनॉमी डाउन स्विंग पर है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो, लक्ष्य ये है 2025 आने से पहले देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। बट ये गोल अभी काफ़ी दूर है। 2019 तक देश की इकोनॉमी की वैल्यू थी $2.7 ट्रिलियन, और अगर हमें इस $5 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करना है 2025 से पहले, तो लगातार आने वाले 6 सालों तक हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 9% रहनी चाहिए, जो कि आपको भी पता है आसान काम नहीं है। आज देश की इकोनॉमी के सामने चैलेंज ये भी है कि इकोनॉमी ग्रोथ रेट ऐसी हो कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो। ऐसा नहीं कि जॉबलेस ग्रोथ जो कि 90s में आई हमारे देश की इकोनॉमी में, ऐसी ग्रोथ रेट हमें नहीं लानी है। ग्रोथ रेट के साथ साथ जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।